चलो। देखिए आपका चैप्टर है परसेंटेज प्रतिशतता। आपकी सीट का सवाल संख्या 188। वर्ष 1912 में लक्षद्वीप की जनसंख्या 12,000 थी। अच्छा, टोटल जो आबादी है वो कितने हजार है? 12,000। किसी जगह की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो 12,000 है। 10 वर्षों के बाद पुरुषों की जनसंख्या 6% से, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं तो इनकी आबादी 6% से, और अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो इनकी आबादी 10% से बढ़ जाती है। और ये जो आबादी है कुल मिलाकर 12,000 से, ये जो आबादी है कुल मिलाकर 12,000 से 12,982 हो जाती है। टोटल जो आबादी है वो 12,000 है। इसमें कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं। जो पुरुषों की आबादी है वो 6% से बढ़ गई और महिलाओं की आबादी 10 से बढ़ जाती है। ऐसा होने से कुल आबादी 12,982 हो जाती है। अगर ये 12,982 हो जाती है तो कुल मिलाकर कितने से बढ़ जाती है? 982 से। आप मुझे बताओ, पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 6 की। और महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 10 की। कम से कम, ऐसा सवाल मैंने कल भी आपको कराया है। आप मुझे बताओ, कम से कम वृद्धि कितने प्रतिशत की हो गई? 6 की। अगर मैं 12,000 का 6% निकालता हूं तो 12,000 का जो 6% होगा, क्या वो 720 होगा? अगर मैं ये समझ लेता हूं कि पुरुषों में 6% की वृद्धि है और महिलाओं में भी अगर 6% की वृद्धि होती, तो दोनों में कुल वृद्धि का मान कितना होता? 720। लेकिन जो एक्चुअल वृद्धि है वो 720 नहीं है, वो 982 है। बताओ, 982 720 की तुलना में कितना ज्यादा है? ये 262 ज्यादा है। ये 262 इसलिए ज्यादा है कि अगर आपने कुल आबादी का 6% लिया है, तो ये जो 10% की वृद्धि है, इसमें 6% की वृद्धि तो है, लेकिन कितनी और ज्यादा है? 4। अगर आपने टोटल का 6% लगा दिया है तो पुरुषों की कुल वृद्धि इसमें शामिल हो गई, और महिलाओं की 6% शामिल हो गई, तो महिलाओं की बची कितनी? 4। इसका मतलब है कि महिलाओं का जो 4% होगा, वो आपके पास कितना होगा? 262। इसे हम लोग थोड़ा सा काट ले। बताओ, 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार कटेगा? 131 बार। और 2 से 100 को काटते हैं तो कितनी बार? 50 बार। इधर 50 की गुणा कर दो, कितना हो गया? हैं? अगर मैं 131 की गुणा 50 में करता हूं तो ये हो जाता है 6550। तो बताओ कि महिलाओं की आबादी 6550 हो गई, और हमारे पास कुल आबादी कितनी है? 12,000। अगर 12,000 में से 6550 घटाओगे तो कितना बचा? इसका मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं पुरुषों के बारे में तो 5450। यदि आप इस प्रश्न को एलिगेशन से करना चाहते हैं तो उसमें दर प्रतिशत का पता करना होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5 की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण की वजह से प्रति वर्ष 0.5% की कमी होती है। 2 वर्षों में कुल कितनी वृद्धि होगी? देखिए, आबादी 2.5 से बढ़ती है और 0.5 से कम होती है एक ही वर्ष के भीतर। अगर 2.5 से आबादी बढ़ती है और 0.5 से कम होती है, जो आबादी बढ़ती है वो 2.5% से बढ़ती है, और यही एक वर्ष के भीतर ये 0.5 से कितना होती है? कम। अच्छा, 2.5 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना होगा? 2। अगर आबादी 2.5 से बढ़ती है स्थानांतरण की वजह से,
अगर ये 0.5 से कम होती है तो इसका मतलब हर वर्ष आबादी केवल कितने से बढ़ती है? 2 से। अब ये 2-2% की वृद्धि हम कितने वर्षों तक निकालेंगे? 2 तक। तो या तो इसमें हम लोग फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं या हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। अच्छा, 2% की वृद्धि कितनी बार होगी? 2 बार। जब कभी भी किसी चीज़ के मान में लगातार वृद्धि दिखानी हो, तो फ़ॉर्मूला आपके पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना होगा? 100। वृद्धि 2 बार करनी है, हर बार 2-2% की करनी है। तो x का मान 2 और y का मान 2, यहाँ पर 2 गुना 2 बटे कितना होगा? 100। बताओ, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4, तो ये 4 दशमलव कितना है? 04। आप फ़ॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं या सीधा 100 मानकर भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ, एक शहर की आबादी कितना लिखा है? 12,50,000। एक शहर की आबादी 12,50,000 है। वार्षिक जन्म दर 12.7 है। अच्छा, जो लोग पैदा होते हैं, जो वृद्धि है वो 12.7% है। और बताओ मृत्यु दर कितनी है? 2.7। जब 12.7 में से 2.7 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसका मतलब है कि हर वर्ष वृद्धि कितने की है? 10%। और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 का मतलब है कि हर बार 10 से कितना होगा? 11। 12.7 में से 2.7 को माइनस कर दिया तो केवल 10 बचा। 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन 1/10 मतलब 10 से 11। ये काम कितने वर्षों तक होगा? मैं दोनों की पावर 3 करूंगा। 10 की पावर 3 1000 होगा और 11 की पावर 3 कितना होगा? 1331। मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मान होते हैं पहले वाले और ये मान होते हैं बाद वाले। किसने आपसे बाद में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी आपसे ये पूछा है? एक बात मुझे बताओ, जो पहले वाली आबादी है वो 1000 है, लेकिन जो आबादी वास्तव में पहले वाली है वो 12,50,000। हम जिसे 1,1000 बता रहे हैं, उसका मान 12,50,000। जो आबादी पहले वाली है अनुपात के स्तर पर 1000 है, लेकिन वास्तव में 12,50,000 है। तो बताओ गुणा कितने से हो रही है? जो गुणा हो रही है वो 1250 से, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाए। अब आपको वृद्धि बतानी है या जितनी वृद्धि है वो बतानी है? वृद्धि बतानी है। ये 1000 की तुलना में कितना ऊपर है? 331। अगर आपको कुल बताना है तो गुणा 1331 से होगी। और अगर वृद्धि बतानी है तो 1000 से, ये 1000 से 331 ऊपर है। और मुझे बताओ कि एक का मान मैंने कितना निकाला? 1250। मैं यहाँ पर इसकी गुणा 1250 से कर दूँ। ये 2 की जगह क्या होगा? 0। कितना हो गया? 41, 33 और 50। ये सवाल कहीं न कहीं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी अजीब हो जाती है। एक और देखिए, किसी विशिष्ट शहर की आबादी इतनी है, वार्षिक जन्म दर 5% है। जब 5% के हिसाब से लोग पैदा होते हैं और 1% के हिसाब से मरते हैं, तो बताओ जो वृद्धि होगी क्या वो 4% होगी? और 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। अगर 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है तो क्या 25 से 26 होगा? मैं बता देना चाहता हूँ, 5% की वृद्धि और 1% की कमी, तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वृद्धि है वो 4%। और 4% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/25, तो 25 से 26 होगा। आपका सवाल कितने वर्ष का है?
इन दोनों की पावर 3 करो, 25 की पावर 3 कितनी होगी? क्या 25 की पावर 3 करता हूं तो 15,625 होगा? अरे बोलो। हमें दोनों की पावर 3 करनी होगी और 26 की पावर 3 कितना हुआ? 26 की पावर 3 बताओ भाई। 17,576। 4% का फ्रैक्शन 1/25, 25 की पावर 3 और 26 की पावर 3। अच्छा, जिस आबादी को आप लोग 15,625 बता रहे हैं, उसका एक्चुअल मान कितना दिया है? क्या ये पूरा पूरा 5 लाख है? एक बार इसे काट के देखो, इससे कट जाएगा। 15,625 कितनी बार कट गया? 32 बार। इसका मतलब है कि मुझे जो भी कैलकुलेट करना है, अब उसे 32 से गुणा करनी होगी। मैं 15,625 से कट लगाता हूं तो ये इतनी बार कट जाता है। मुझे क्या बताना है? शहर की आबादी बतानी है। तो बस आप यहाँ पर किससे गुणा कर दो? 32 से। किसकी गुणा 32 से करिए? क्या 562 432 होगा? किसी भी तरह से इस सवाल को करोगे, कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है संख्या पर और फ्रैक्शन पर। एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 पहले वर्ष में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले वर्ष में जनसंख्या में क्या लिखा है? हैं? पहले वाले में 12 प्रति हजार की दर से। सवाल कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा अजीब रहेगा। अच्छा बताओ, 1,000 में 1,000 में 12 की वृद्धि हो गई। अरे बोलो। किसी शहर की आबादी 1,000 में 12 से बढ़ती है। मैं 100 में निकाल लूं। अगर मैं 100 में निकालता हूं तो क्या ये 1.2 हो जाता है? अगर 1,000 में 12 से बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो 1.2 से बढ़ जाती है, 1.2% से बढ़ जाती है। अच्छा, अगले वर्ष में कितने से कम हो जाती है? यहाँ पर बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 1% से कम हो जाती है। इस सवाल को अगर मैं फ्रैक्शन से करूं या किसी और तरह से करूं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अजीब हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम लोग इसे फॉर्मूले से करते हैं और वास्तविक वृद्धि का पता लगाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना होगा? 100। सवाल में प्रतिशत मान ऐसे दिए हैं, अगर किसी भी तरह से करोगे तो कैलकुलेशन कम नहीं होगी। हाँ? क्या हुआ? मैं तो वृद्धि के हिसाब से काम कर रहा हूं, कमी होगी तो माइनस में लूंगा। तो बताओ x का मान कितना है? अरे 1+2, क्योंकि वृद्धि होती है। और बताओ बाद में कितनी कमी होती है? 1 की। x का मान 1.2 प्लस का, और मैं y का मान माइनस में लगाऊंगा। तो ये माइनस प्लस x का मान कितना है? 1.2 और y का मान -1 बटे कितना होगा? 1.2 में से 1 गया तो कितना बचा? अरे 0.2। अच्छा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। एक दशमलव चूंकि पहले से है, नीचे का 100 और जाएगा तो दशमलव कितने अंकों पर? यानी 0.012 इतना ही होगा। मैं इसे 2.2 में से घटाऊंगा। 0.2 का मतलब ऐसे कर लो। क्या मैंने सही लिख दिया? इसे घटा दो, कितना बच रहा है? 1 8 और कितना? 8%। क्या ये प्लस का है या माइनस का है? ये प्लस का है, इसका मतलब ये वृद्धि को बता रहा है। अच्छा, मुझे केवल वृद्धि ही बतानी है। क्या बतानी है? या वृद्धि के बाद का मूल्य बताना है? तो एक काम करो, पहले वृद्धि को निकालो, बाद में जोड़ देना, वो ज्यादा ठीक रहेगा।
अच्छा बताओ हमारे पास आबादी है कितनी? हमारे पास आबादी 8,50,000 है। क्या मैंने सही लिखा? ये आबादी 8,50,000 है। जरा बताओ इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? अरे चलो लग गया जी। 0.188 केवल मैं वृद्धि निकालना हूं। और 0.188 क्या ये प्रतिशत में है? प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। और दशमलव और हटा लो तो बटे में कितना होगा? 3 जीरो और। ठीक हो गया। इसकी गुणा करते हैं। ये कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। मैंने एक और लगा दिया। ठीक हो गया। ये 8.5 की गुणा इससे करो। इसे अगर मैं 190 कर लूं, कितना हो रहा गुणा करके? 1598 लगभग में आ रहा होगा है? ठीक हो गया 1598। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी आबादी 8,50,000 है और 8,50,000 में जो एक्चुअल मैंने वृद्धि निकाली वो कितनी है? 1598। जब 8,50,000 में 1598 जोड़ेंगे तो क्या यही विकल्प होगा? सवाल में प्रतिशत इतने खतरनाक है, अगर आप इसे 100 मान के करो या फ्रैक्शन से करो तो कैलकुलेशन कम नहीं होगी, क्योंकि 1% की कमी मतलब 100 से 99 और 99 का आपको पता है। ठीक हो गया। अगर चाहते हैं तो मैं रिपीट कर दूं और चाहते हैं तो आगे बढ़ूं, बताइए। एक ये जो 12 है, 12 की वृद्धि 1000 में हो रही है। जब 12 की वृद्धि 1000 में होगी तो इसका मतलब 100 के हिसाब से 1.2 होगी। 1.2 की वृद्धि होती है और 1% की कमी होती है। अगर कुल एक्चुअल वृद्धि या कमी का पता लगाना है तो फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बटा 100 मैंने लगा दिया। x का मान प्लस में लगाते हैं और y का मान माइनस में। इसे हल करते हैं तो इतना आता है। अब सीधे वृद्धि का पता लगाओ, वृद्धि के बाद का मूल्य निकालोगे तो सवाल और भारी हो जाएगा। तो इसका 0.188% निकाल देंगे, ये 1598 होगा। 8,50,000 में जोड़ दो, उत्तर हो गया। देखिए अगला प्रश्न कैसे करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हुई। आपको बताना है 3 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा बताओ पहले कितने की वृद्धि है? 15%। अच्छा 15% का फ्रैक्शन क्या होगा? 15% का मतलब होगा कि ये 20 से कितना होगा? 23। 15% का मतलब होगा 20 से 23। आगे बताओ फिर कितने प्रतिशत? 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11। अच्छा फिर कितनी कमी है? 10% का मतलब 10 से 9। इसे थोड़ा हल करेंगे। 15% का मतलब 20 से 23, 10% का मतलब 10 से 11 और 10% का मतलब 10 से 9। इसकी गुणा करते हैं तो ये 200 होगा। ये कितना हो गया? लिख रहा हूं। ये कितना हो गया? 2200
सही बताओ कितना हो रहा है? 2200। ठीक हो गया। 2200 हो जाता है 77। जो चीज कभी 2000 हुआ करती थी वो कितनी हो गई? आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो 2000 और इन तीनों की गुणा करेंगे तो 2277। जो चीज कभी 2000 होती थी वो 2277 हो गई, तो बताओ कितने की वृद्धि हो गई? 277। और 277 की वृद्धि हो किस में गई? 2000। क्योंकि प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो गुणा 100 करते। 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 13.85। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में कितने से बढ़ी? अच्छा बताओ, 30% से बढ़ी तो बताओ 10 से कितनी होगी? 13। 30% से बढ़ी तो 10 से 13। फिर 10% से बढ़ी तो 10 से 11। फिर 10% से घटी तो बताओ 10 से 9। बताइए, 10 से 13, 10 से 11 और 10 से 9 मैं गुणा करता हूं, कितना हुआ? तीनों की गुणा करते हैं तो ये 1000 हो गया। इसकी गुणा करिए, 1200। ये 1287 हो गया। इस बात का मतलब है कि अगर कोई चीज पहले 1000 होती थी तो वो 1287 है। अगर मैं दोनों को 10 से भाग लगा दूं, मतलब अगर इसका एक जीरो हटा दूं, तो अगर ये 100 होगा तो ये 12 यानी कि 128.7 होगा। अगर ये 1000 है और ये 1287 है, अगर मैं 1000 को 100 बनाऊंगा तो 10 से भाग लगाऊंगा, यानी उधर भी 10 से भाग लगाएंगे तो दशमलव लग जाएगा। जो चीज कभी 100 हुआ करती थी वो कितनी ऊपर हो गई? जो चीज कभी 100 हुआ करती थी वो 128.7 हो गई। तो बताओ कितना ऊपर हो गई? 28 दशमलव। और जितना ऊपर है उतने ही प्रतिशत हो जाता। ठीक हो गया। अगर आपने इसे 100 बना लिया है तो अगला वाला मान जितना ऊपर होगा उतने ही प्रतिशत हो जाएगा। किसी नगर की आबादी 4 वर्ष की जनगणना में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, उसके बाद 20% की कमी और फिर 20% की कमी हो जाती है। आपको बताना है 4 वर्षों में इसके क्या हालात होंगे। आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और चाहे तो हम फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं। आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन 5 से 6 होगा वृद्धि के संदर्भ में। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 होगा। 20% का मतलब 5 से 6 होगा। 5 से 6 और 5 से 6 होगा। फिर हो जाती है 20% की कमी तो 5 से 4। फिर हो जाती है 20% की कमी तो 5 से 4। आप चाहें तो इसकी गुणा कर सकते हैं। बताइए, 25 का वर्ग आप यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये 625 और ये 24 का वर्ग है। मैं 6 चौक 24 का वर्ग करता हूँ तो 576। जो चीज कभी 625 हुआ करती थी वो कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? अच्छा, 49 की कमी हो किस में गई? जो चीज कभी 625 हुआ करती थी वो 576 हो गई। कितनी कम हो गई? 49। 49 की कमी हो किस में गई? 49 की कमी 625 में, चूंकि प्रतिशत में उत्तर है तो गुणा 100 लगा दिया। 16 नमा 144, 16 नमा 144 का 4, 16 चौका 64 और 14 हो गया 78, यानी कि 7 दशमलव कितना 84। ये कमी है कि वृद्धि है? तो कमी वाला उत्तर होगा।
अगर आप चाहें तो यहाँ 16 से गुणा लगा सकते हैं। आप यहीं 16 से गुणा लगा सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी 16 से लगा सकते हैं। क्योंकि 16 से गुणा लगाते ही ये 10,000 हो जाएगा। उसके बाद प्रतिशत का आसानी से पता लग सकता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं किसी भी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन फिगर में उसके क्षेत्रफल या आयतन में कमी पर आधारित प्रश्न। एक वर्ग की भुजा को 20% और दूसरी को 30% से बढ़ाते हैं। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा? अगर हम संबंधित आकृति के फॉर्मूले को ध्यान में रखकर सवाल करते हैं तो बहुत सारी चीजें खुद क्लियर हो जाती है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमारे पास ये आयत है। ये आयत की लंबाई होती है और ये आयत की चौड़ाई होती है। हमें पता है किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जब मैं कभी भी किसी वर्ग स्क्वायर की भुजाओं में परिवर्तन करता हूं तो वो आयत बन जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मैं यहाँ पर लंबाई की बात करूंगा, मैं यहाँ पर चौड़ाई की बात करूंगा। अच्छा बताओ लंबाई कितने से बढ़ गई? लंबाई अगर 20% से बढ़ गई तो 5 से 6। इसका मतलब है कि लंबाई जो कभी 5 हुआ करती थी आज लंबाई कितनी हो गई? 6। और बताओ चौड़ाई 30% से बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 30% से बढ़ने का मतलब है कि ये 10 से कितना होगा? 13। मैं इसके एरिया की बात करूंगा, मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई कितनी है? 10। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल कितना होगा? 50। अच्छा अब लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 13। तो बताओ 13 छंग कितना है? 78। क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा कितना होता है? चौड़ाई। जो चीज कभी 50 हुआ करती थी वो 78 हो गई। तो बताओ 50 से कितना ऊपर है? 28। जो चीज कभी 50 हुआ करती थी वो 78 हो गई। तो बताओ ये 28 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं। तो बताओ 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56। यदि हम चाहें प्रतिशत वृद्धि निकालने से बचना चाहते हैं, यही 2 से गुणा कर दो। बताओ 50 दूनी 100, यही 2 से गुणा कर दो। 50 दूनी 100 और यही 2 से गुणा कर दो। 78 दूनी 156। जो चीज कभी 100 हुआ करती थी वो 156 हो गई। जो चीज कभी 100 हुआ करती थी, जो 100 हुआ करती थी वो 156 हो गई। बताओ कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? 56। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? एक आयत की लंबाई p और चौड़ाई q। अच्छा बताओ लंबाई को कितने से बढ़ा रहे हैं? अच्छा बताओ लंबाई को कितने से बढ़ा रहे हैं? जब लंबाई को 10% से बढ़ाओगे तो 10 से 11। लंबाई को 10% से बढ़ाओगे तो 10 से 11 और चौड़ाई को 20% से कम करोगे तो 5 से 4। लंबाई को 10% से बढ़ाओगे तो 10 से 11। लंबाई को 10% से बढ़ाओगे तो 10 से 11 और चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम करेंगे? 20% से कम करेंगे तो 5 से 4। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 10 पंजे 50 और 11 चौक 44। इसमें अगर ये पूछा है
कि क्षेत्रफल कितने से कम हो जाएगा, तो सवाल अलग है। लेकिन ये पूछा है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो बताओ, जो चीज़ कभी 50 हुआ करती थी वो आज कितनी हो गई? अगर मैं 50 को 50 दूनी 100 कर दूं, तो क्या ये 44 दूनी 88 होगा? है? मैंने पहले वाले मान को 100 बना लिया। इसका मतलब है कि अगर ये 50 दूनी 100 होगा, तो ये 44 दूनी कितना होगा? 88 होगा। अगर पूछे कि कितनी कमी होगी, तो कमी कितनी होगी? 12। जो मान कभी 100 हुआ करता था वो 88 हो गया, तो कमी अगर पूछे तो 12 होगी। और ये पूछे कि कितने प्रतिशत हो गया, तो जितना लिखा है उतना ही हो गया। कितना हो गया? 88% हो गए। समझ में आ रहा है? हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मान को 100 बना सकते हैं। इसे 50 दूनी 100 करा तो ये 44 दूनी 88 हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की रेडियस में 5% की वृद्धि करते हैं। इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त की रेडियस क्या है? आर। ये हमारे पास एक वृत्त है। पहले मुझे वृत्त के क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। आपको पता है किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, 1 मिनट के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप मुझसे कहेंगे कि उसकी रेडियस का पहले पता करो कि रेडियस कितनी है। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि पाई का मान क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पाई का मान फिक्स कितना होता है? 22/7। तो जब कभी भी अगर मुझे वृत्त या किसी आकृति के क्षेत्रफल पे चर्चा करनी है, तो मैं फॉर्मूले को लिखने के बाद उस चीज़ को फॉर्मूले से हटा देता हूँ जो नियतांक होती है। तो बताओ, इसमें क्या चीज़ नियतांक है? पाई। तो जब कभी भी सवाल अनुपात या प्रतिशतता का हो और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी जाए, तो मैं केवल काम किस पे करूँगा? आर स्क्वायर। और मुझे बताओ कि रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 5 की। अगर रेडियस में 5% की वृद्धि हो गई, तो बताओ 20 से कितना होगा? 21। रेडियस में 5% की वृद्धि हो गई, तो बताओ 20 से कितना होगा? 21। हमें क्षेत्रफल पे काम करना है, हमें आर स्क्वायर पे काम करना है। वृत्त का क्षेत्रफल किसी सर्किल का एरिया वैसे पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई कांस्टेंट है। मुझे काम करना है आर स्क्वायर पे। मैं दोनों का वर्ग करूंगा तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441। जो चीज कभी 400 हुआ करती थी वो आज 441 हो गई। कितने से बढ़ गई? 41 की वृद्धि हो गई। और 41 की वृद्धि किसमें हो गई? 4। 41/400 गुणा 100। क्या ये 10.25 हो जाएगा? ये तो रहा प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल के वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का पता करना। अगर हम चाहें तो सीधे फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। मैं आपको वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित एक सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए, 2r आर स्क्वायर अपॉन 100। जब कभी भी किसी वृत्त की रेडियस में परिवर्तन दिया जाए और क्षेत्रफल में पूछा जाए, तो 2r प्लस आर अपॉन 100 का आर स्क्वायर अपॉन 100। बताइए आर का मान कितना है? रेडियस में कितनी वृद्धि कर दी? 5 की। बताओ, 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। और बताओ, यहां पर हो जाता है 5 पंजे 25। जब कभी भी किसी वृत्त की रेडियस में परिवर्तन दिया हो और क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन पूछा जाए, तो 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो बताओ कितना हो जाता है? ये 10 हो गया, बट